नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, 18वां रिपोर्ट 2023 में आया था, उसको देखते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। प्रति 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक सर्वप्रथम इसको 1886 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? पहली बार 1887 में किया गया था। सॉरी, 1887 में किया गया था। IFR 2023 रिपोर्ट श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। इसे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा विमोचन निम्नलिखित जारी किया गया था। अगला है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, जो वर्तमान में 21.76% है। यहाँ केवल 19 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में के पास 33% से अधिक वन है, ठीक है। यहाँ मैंने कि 19 ऐसे राज्य यूटी है जिसके पास 33% से अधिक वन है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन कितने हैं? तो 19 राज्य या यूटी मिला करके है। बाद में वन आवरण की बात करें तो भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,15,243 है। कितना है? 7,15,343 है। 343 है, 12 किलोमीटर में है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। 2021 के रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है 2021 के तुलना में, ठीक है। अगला है कि भारत में वृक्ष आवरण की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वृक्ष आवरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% फैला हुआ है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 3.41% है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। भारत में वन और वृक्ष आवरण की आंकड़े पूरा देख लीजिए यहाँ टेबल में कि पहला वन रिपोर्ट में कि 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में है। परसेंट में बात कीजिएगा तो 21.76% है। वृद्धि कितना हुआ? 156 की वृद्धि हुआ है वन में। वृक्ष आवरण की बात करें तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में है 3.41% है। 3.41% है। इसका वृद्धि हुआ है 1289 वर्ग किलोमीटर हुआ है। कुल मिलाकर कितना हो गया? वृक्ष और वन आवरण मिला के 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया। परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 25.17 है। बहुत वीवीआई 2 साल के लिए वीवीआई हो गया क्वेश्चन ही, ठीक है। 2000 मैंने कि कब आया है 23, 24, 25 तक ही 26, 27 तक वीवीआई रहेगा, क्योंकि रिपोर्ट 2 साल पर आता है, ठीक है। कुल आवरण कितना हो गया था? तो 8,27,356 हो गया। परसेंटेज में कितना हो गया? तो 25.17% हो गया। कुल मिलाकर कितना वृद्धि हुआ? तो 1445 वर्ग किलोमीटर हुआ। वृक्ष और वन आवरण दोनों मिलाकर वृद्धि पूछे तो 1445 वर्ग किलोमीटर हुआ, ठीक है। इस प्रकार से अगर पढ़ते हैं क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे अधिक वन आवरण वाले राज्य कौन सा? क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का वन आवरण है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर, ठीक है। यहाँ है लगभग 77,000, यहाँ 65,000, यहाँ 55,000 में से याद कर लीजिएगा, पूरा डेटा याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन आवरण वाला जिला राज्य कौन कौन से है? तो हरियाणा है सबसे कम में, मात्र 1600, वहाँ 1614 वर्ग किलोमीटर में जंगल है, ठीक है। अगर बाद पंजाब है, उसके बाद गोवा है, ठीक है। सबसे कम में पहला में हरियाणा, पंजाब और गोवा है। सबसे अधिक की बात करेगा तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। नोट: सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले क्रमशः 3 राज्य में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। बस में वृक्ष में भी है, वन दोनों में है। जो अग्रणी है कौन कौन? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला पढ़ते हैं कि सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? वृद्धि करने वाला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में बढ़ा है 242 किलोमीटर। गुजरात में बढ़ा है 180 किलोमीटर। उड़ीसा में बढ़ा है 152 किलोमीटर। इतना याद नहीं रखना कि बढ़ने में कौन सा क्रम है, जो पूछ सकता है कि कौन कौन सा सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है? तो मिजोरम में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद उड़ीसा में वृद्धि हुआ है, ठीक है। अगला बात करते हैं सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान कहाँ हुआ है? तो नुकसान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ सबसे अधिक वन है
ये कहाँ एमपी में है, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश में यहाँ हुआ है, उसके बाद तेलंगाना में हुआ है। वृद्धि वाला ये सबसे अति यहाँ हुआ, नुकसान हुआ वन को काट कर खेत या यहाँ पर ही बड़े बड़े मॉल बना दिए गए हैं। कहाँ एमपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात कर रहा है, क्रम से है। अगला है कि नोट, वन एवं वृक्ष आवरण सर्वाधिक वृद्धि में क्रमशः 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। ठीक है, वन और वृक्ष आवरण दोनों को अगर मिला दे तो पूछे कि सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ, तो छत्तीसगढ़, उसके बाद यूपी, उसके बाद उड़ीसा होगा। लेकिन खाली पूछे कि वन आवरण सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, तो ये मिजोरम में हुआ। याद रखिए, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा है। लेकिन वन और वृक्ष दोनों और लगा दे तो हो जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर देखते हुए याद कर लेना इसको कि सर्वाधिक वन आवरण वाला प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है जो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत में है, 85% वहाँ जो क्षेत्र है वो वन से कवर है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश में कितना, 78% आता है। और सर्वाधिक वन आवरण में प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा? लक्षद्वीप है जो 91% है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप है। अगर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो खतरनाक कि कौन सा राज्य और यूटी मिलाकर सबसे अधिक 1% है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम नहीं मार सकते हम, कौन मारना पड़ेगा? मिजोरम नहीं मार सकते, मारना पड़ेगा कौन? तो लक्षद्वीप मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 85 है, यहाँ 91 है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है कि भारत में घने व खुले वन की बात करें तो बहुत घने वन कहाँ सबसे ज़्यादा वन है? तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत घने वन है। मध्यम वन है जो एमपी में, और खुले वन भी एमपी में है। लेकिन बहुत घने वन सबसे ज़्यादा कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला देखते हैं, अन्य बिंदु की बात करें तो अन्य बिंदुओं में है भारत में 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैला झाड़ियाँ हैं, जो कुल क्षेत्रफल का 1.33% है। ठीक है, भारत में बांस आधारित कुल क्षेत्र है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक बांस वाला क्षेत्र कहाँ है? तो एमपी में पड़ता है। ठीक है, ये आप पूछ सकता है कि बांस सबसे ज़्यादा कहाँ क्षेत्र में फैला हुआ है? तो एमपी में फैला हुआ सबसे ज़्यादा बांस वाला क्षेत्र है। आगे है कि इस रिपोर्ट के अनुसार देश में जंगल का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। ठीक है, और 21 के तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुआ है, जिसमें सबसे अधिक वृद्धि हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ में क्वेश्चन बढ़िया है कि भारत के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो जगह 72.85। ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ इस बार? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और पूरा देश में कितना वृद्धि हुआ? तो 81.5 की वृद्धि हुआ कार्बन स्टॉक के मामले में। अगला आता है कि भारत वन आवरण के मामले में दुनिया का 10वें स्थान पर आता है, जबकि रूस पहले स्थान पर आता है। बहुत वीडियो क्वेश्चन है। पूरा विश्व में भारत का स्थान है वन आवरण में 10वें स्थान पर है, जबकि रसिया नंबर 1 पर है यहाँ। अगला कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिलों में वन आवरण 4444 वर्ग किलोमीटर के अनुमानित किया गया है। ठीक है, देश के पहाड़ी क्षेत्रों में वन आवरण 2,83,713 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं मैंग्रोव के बारे में। मैंग्रोव मेंस में भी लिखने के रहता है। वन रिपोर्ट 2023 पर आधारित है मैंग्रोव रिपोर्ट कि देश में कुल मैंग्रोव कैच या जिसको वन बोलते हैं, मैंग्रोव या कैच वन बोलते हैं, 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.5% है। कुल कितना है? 0.15% है मैंग्रोव। भारत में मैंग्रोव या कैच क्षेत्र में कुल 12 राज्यों और यूटी मिलाकर शामिल है। इसमें टोटल 12 को राज्य यूटी मिलाकर शामिल है, जहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जो कितना एरिया में फैले हुए मैंग्रोव वन? तो यह 4991.68 वर्ग किलोमीटर में है। उसका बोला क्षेत्रफल में परसेंटेज कितना है भारत का? 0.15% है। अगला 2021 के तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि की हुआ कि कमी हुआ? तो कमी हुआ है, याद रखिएगा। मैंग्रोव में कमी हुआ, कितना कमी हुआ है? तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुआ है। मैंग्रोव में कमी देखा गया है, कितना? 7.43 का। भी यही क्वेश्चन है, पूछा है कि मैंग्रोव में कितना वृद्धि हुआ है? नहीं, कमी हुआ है। अगला कि सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य कहाँ है? तो
सबसे अधिक वृद्धि पर राज्य प्रथम स्थान पर आते हैं तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार में हुआ है। ठीक है, कुल मैंग्रोव यहाँ दिया हुआ है, इतना ये याद नहीं करना है। करीब पूछा कि वृद्धि कहाँ कहाँ हुआ है, तो वह पश्चिम बंगाल में वृद्धि हुआ है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार में वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब अगला यहाँ पे एक पॉइंट वह होगा, यहाँ पे छूट गया है कि सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुआ है। ठीक है, मैंग्रोव क्षेत्रफल में इतना वृद्धि हुआ है जब यहाँ बताया गया है। मैंग्रोव क्षेत्र वाला राज्य बताया गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ मैंग्रोव पाए जाते हैं, तो प्रथम स्थान पर हो गया जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सॉरी, उल्टा पुल्टा हो गया, फिर से पढ़ते हैं कि जब प्रथम स्थान पर, एक मिनट कटिंग कर, प्रथम स्थान पर जो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दूसरा स्थान पर कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है अंडमान निकोबार में। ठीक है, राज्य में वृद्धि पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ मैंग्रोव में, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वृद्धि हुआ है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नहीं ज़्यादा बन सकता है कि मैंग्रोव के वन को बढ़ते क्रम घटाइए, घटते क्रम बताइए, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कहाँ, बंगाल में, और गुजरात में, उसके बाद हो जाएगा अंडमान निकोबार में। वृद्धि पूछेगा तब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हो जाएगा। आगे चलते हैं, इतना ही था ये वन रिपोर्ट के बारे में। एक बार फिर से 2 मिनट में रिवीजन कर लेते इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 18वां रिपोर्ट था, 2 वर्षों में जारी होता है। ठीक है, ये 18वां रिपोर्ट था। कौन जारी करता है, जलवायु पर्यावरण मंत्रालय जारी करता है। वन नीति 1988 आया था, उसमें 33% करना था पूरा देश का, लेकिन वर्तमान में मात्र 19 गो ही ऐसा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास 33% से अधिक है। ठीक है, इतना ही तो इसमें था। अब आगे पढ़ते हैं कि इस बार का कितना रहा था। वन आवरण करता है, वन आवरण है 7,15,343 वर्ग है, जो परसेंटेज में है 21.76 है। ठीक है, इसमें वृद्धि हुआ 156 किलोमीटर का। अब ब्रिज की बात करेगा तो 1,12,014 हो जाएगा, 1,12,014 हो जाएगा, जो कुल क्षेत्रफल का 3.4% है। इस पर वृद्धि हुआ है 1289। अगला कि कुल मिलाकर पूरे बंद कितना हो जाएगा, तो 8,27,357 हो गया, परसेंटेज में हो जाएगा 25.117। कुल वृद्धि कितना हुआ वन और ब्रिज आवरण का, 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। अगला पढ़ते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक सबसे कहाँ पाया जाता है, यहाँ MP में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वन पाए जाते हैं। अगला है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, गोवा में सबसे कम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ कम पाए जाते हैं। वृद्धि पूछेगा कि सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, तो मिजोरम में, गुजरात में, उड़ीसा में वृद्धि हुआ है। कमी पूछेगा तभी MP में, उसके बाद हुआ है आंध्र प्रदेश, के बाद तेलंगाना में सबसे कमी हुआ है। परसेंटेज पूछेगा कि सबसे अधिक परसेंटेज में कहाँ है, तो मिजोरम हो जाएगा, राज्य में मिजोरम, उसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। UT में पूछेगा तो हो जाएगा लक्षद्वीप, उसके बाद हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, अब खुले वन सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, घने वन, बाकी माध्य वन और खुले वन MP में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन इसका बांस के सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो MP में था बांस। कार्बन स्टॉक कुल कितना भारत का, तो 7285.5 है। ठीक है, भारत के जो 20 में 10वां स्थान पर वन के मामले में, प्रथम स्थान पर रसिया था। इतना याद करना था। मैंग्रोव के बारे में पढ़ना था कि मैंग्रोव कितना क्षेत्रफल फैला हुआ है, तो ये 49,191.68 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कुल क्षेत्रफल का 1.15 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला था कि मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार में मैंग्रोव पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वृद्धि कहाँ हुआ, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वृद्धि हुआ है। देश में कुल 51 रामसर स्थल हो गया, उसके बारे में पढ़ते हैं। आद्य भूमि संरक्षण 1971 में ईरान के रामसर सम्मेलन हुआ था। इसमें समझौता 1975 को प्रभावी हुआ था। भारत इस पर 1982 में अपना शामिल हुआ था। अब 20 में 2500 से अधिक रामसर स्थल हैं। जुलाई 2025 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आद्य भूमियों की संख्या कितना हो गया है, 91 हो गया है। भारत में कुल 91 स्थल हैं, जो 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र में कवर करते हैं। कितना, 13,58,068 हेक्टेयर को कवर करते हैं। 2024-25 में रामसर अभियान में शामिल आर्द्र भूमियों कौन कौन सा उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं
खिजन वेटलैंड है जो 91वां है, ठीक है। खिजन वेटलैंड जो 91वां है, राजस्थान का बना है खिजन। और मोनार वेटलैंड जो भी है कहाँ का, राजस्थान का है। उधवा झील कहाँ है, तो झारखंड का, याद रखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। उधवा झील जो है रामसर में शामिल हुआ है, कहाँ का है, तो ये झारखंड का है, ठीक है। अगला है कि खेचोपल्ली रामसर स्थल कहाँ है, आर्द्रभूमि, तो ये भी है सिक्किम का ही है, खेचोपल्ली। उसके बाद थरागल जो है जो तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है, अगला रामसर स्थल है सक्कर कोट्टी, ये भी कहाँ, तमिलनाडु का है। नजरायन भी कहाँ, तमिलनाडु का है। काजू वैली भी कहाँ, तमिलनाडु का है। तवा झील याद रखिएगा, तवा झील कहाँ है, तो एमपी का है, जो 2024 में शामिल हुआ था। और नागी हो गया जो बिहार के VVI क्वेश्चन 2024 में शामिल हुआ था, ये भी याद करना है। और ये कहाँ, जमुई में पड़ता है, नागी नकटी वाला, ठीक है। नकटी भी, नागी और नकटी दोनों एक ही स्थान पर है। अगला है कि दोनों अलग अलग झील में, दोनों जमुई में ही है। अगला है कि मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है, मगदी केरे। अगला है कि अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य कर्नाटका में है। और है अग्निशिनी मुहाना संरक्षण भी कर्नाटका में है, ठीक है। कराई बेट्टी जो पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में है। और लॉन्गवुड 16 पक्षी जो रिजर्व है वो भी तमिलनाडु में है। इस प्रकार से मेन याद कौन कौन रखना है, देखो नागिन एक्टिव याद रखना है, VVI है ये जो जमुई से संबंधित है। उसके बाद उधवा याद रखना है जो झारखंड से संबंधित है। और खचेपल्ली याद रखना है जो कहाँ ही, सिक्किम से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद तवा याद रखना है, तो तवा MP में पड़ता है, उसको याद रखना है, जो छाड़ देते हैं यही समझ ज़्यादा पूछेगा। बाकी जो कहाँ, तमिलनाडु और कर्नाटका में हो जाएगा। नोट में दिया है कि एशिया में सबसे अधिक भारत में के पास 91 रामसर स्थल है, जो एवं वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर आता है। भारत में वैश्विक स्तर पर तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन एशिया में सबसे ज़्यादा है इसका। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 20 गो हो गए हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश जो जिसके पास 10 गो है, साफा आधा के अंतर है। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में पहला स्थल था श्रीलंका का कोबोर्ग क्षेत्र है श्रीलंका, वहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो शामिल हुआ था, पहला रामसर स्थल था कोबोर्ग था। भारत में पहला रामसर स्थल के रूप में चिल्का झील को शामिल किया गया था। किसको, चिल्का झील को शामिल किया गया था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन वेटलैंड, सबसे बड़ा बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा। सबसे पहला बात करेगा तो चिल्का हो जाएगा, ठीक है। अगला कहे कि भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन सा, तो रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में 0.25 लगभग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है कि भारत का सबसे छोटा कौन, रेणुका झील हो गया जो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि है हरिके बैराज, जो कृत्रिम से बनाया गया था, वो फिर आर्द्रभूमि में कन्वर्ट हो गया। कौन है वो, हरिके बैराज। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2 हेक्टेयर से भी कम है, ठीक है। कान्हा में सबसे अधिक है, लेकिन छोटे के आकार का है। अगला चलते हैं कि भारत में कुल टाइगर रिजर्व के बारे में टाइगर रिपोर्ट के देख लेते हैं कि जुलाई 2025 में इसका तक रिपोर्ट आया, उसके बारे में दिया है कि वर्ष 2024-25 में घोषित टाइगर रिपोर्ट दिया है कि टाइगर के रिजर्व अधिसूचना तिथि और राज्य कहाँ जो, तो माधव टाइगर रिजर्व है। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये 98 नंबर का था, ये मध्य प्रदेश में पड़ता था। 2025 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। रानी राता पानी वन जीव है अभयारण्य है जो 57वां हुआ था, मध्य प्रदेश में पड़ता है। गुरु घासीदास तमोर पिंगली है जो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी है, गुरु घासीदास तमोर पिंगली। नेक्स्ट देखते हैं बाघ गणना 2022 की ही रिपोर्ट है, ठीक है। तो बाघ गणना 2022 की रिपोर्ट है जो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया गया था। जारीकर्ता था भारतीय वन्य जीव संस्थान WII था, जो जारी किया था बाघ रिपोर्ट में। भारत में बाघों की संख्या कुल संख्या है 3652 है, 3682 है। 3682 बाघों की संख्या कुल कितनी है, 3682 है। 2018 एवं 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि हुआ, 24.1% की वृद्धि हुआ है। 2018 में बाघों की संख्या 2976 था, 20.75% बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में कुल कितना बाघ है, तो याद रही रखना कि 3682 है, जो 24% की वृद्धि हुआ है। जबकि 18 में कितना था, तो 1976 था, 1967 था वो लोग। जो अभी जो 20 का 75% बाघ खाली भारत में पाया जाता है।
देख लेते हैं कि कहाँ से कितना बाघ पाया जाता है जो। तो मध्य प्रदेश में अभी बाघों की संख्या है 785 है। कर्नाटका में कितना है तो 563 है। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तराखंड में है 560 है। जो उत्तर प्रदेश में है 205 बाघ है। बिहार की बात करेगा तो बिहार अगर पूछेगा 2018 में तो हो जाएगा 31, 2000 पूछेगा 22 में तो 54 हो जाएगा। जो नया डाटा के हिसाब से 54 हो जाएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि बिहार में कितना बाघ अभी पाए जाते हैं तो 54 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की संख्या की गिरावट आई है। साथ ही भारत में 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। सिर्फ नाम का टाइगर रिजर्व 18 को, जहाँ मात्र 10 से भी कम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला कि जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देशों के सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। कहाँ? जिम कॉर्बेट में। पूछेगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व है जहाँ बाघों की घनत्व ज़्यादा है, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का, जहाँ 260 को है एक ही टाइगर रिजर्व में। अब आता है तेंदुआ रिपोर्ट के बारे में। तेंदुआ रिपोर्ट आया था 2022 का रिपोर्ट है। ये फरवरी 2024 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली में भारत में तेंदुआ की संख्या 2022 की रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या 2018 में 12,852 से बढ़कर 2022 में हो गया 13,874 हो गया है। 13,874 हो चुका है अभी बाघों की संख्या थी, तेंदुआ की संख्या 2022 की रिपोर्ट के अनुसार से 13,874 डेटा याद रखिएगा। यही है रिपोर्ट में। अन्य बिंदु देख लेते हैं। सर्वाधिक तेंदुआ की आबादी है नागा अर्जुन सागर सिरसिला मध्य प्रदेश में, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, तेंदुआ की उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है वो है सरिस्का में। तेंदुआ की घनत्व बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा घनत्व है। सबसे अधिक पूछेगा तो नागार्जुन, घनत्व पूछेगा सबसे अधिक तो घनत्व हो जाएगा सरिस्का में। सबसे ज़्यादा तेंदुआ की संख्या है एमपी में। जिस प्रकार से बाघ की संख्या है उस प्रकार से तेंदुआ की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है तो ये हो जाता है महाराष्ट्र में 321 को है। उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटका में आता है तीसरे नंबर पर। आगे चलते बिहार में तेंदुआ की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा। तेंदुआ की संख्या है बिहार में कितना 86 है, 86 है तेंदुआ की संख्या बिहार में। आगे पढ़ते हिम तेंदुआ के बारे में। हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण हुआ था भारतीय वन्य जीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वे किया गया था। ये सर्वे 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, कौन कौन तो सर्वे किया था? भारतीय वन्य जीव संस्थान हो गया, राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा किया गया था। दोनों मिलकर तेंदुआ के सर्वेक्षण किया था इसमें। ठीक है, भारत हिम तेंदुआ की बात कर रहे हैं। भारत में हिम तेंदुआ की कुल संख्या 718 बताया गया है कि भारत में कुल हिम तेंदुआ की संख्या 718 है। इनकी संख्या मुख्य रूप से 6 राज्य तक ही और केंद्रशासित प्रदेश में सीमित है। जैसे कि हिम तेंदुआ जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जो पहाड़ पर रहते हैं, वो हिम तेंदुआ बर्फ़ वाला इलाके में रहते हैं। कहाँ? लद्दाख में सबसे अधिक हिम तेंदुआ देखा गया है। कितना? 477 है। उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में 9 गो। इस प्रकार से हिम तेंदुआ की संख्या है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण के पॉइंट दिया है कि पॉइंट में क्या क्या हुआ, जो पॉइंट देख लेते हैं कि 16 जून 2025 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का पहली महासभा का आयोजन किया गया था, जिसका अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। इस बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, बिग कैट एलायंस जब भारत बनाया है वो शुरू हुआ कब तो 16 जून 2000 को शुरू हुआ है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का उद्देश्य क्या है कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर जैसे चीते जैसे बिल्ली के 7 बड़े प्रजातियों का संरक्षण करना है। ठीक है, 7 बड़े प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के वर्षगांठ पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय भारत में होगा। ठीक है, इसका मुख्यालय भारत में होगा। यही था बिग कैट एलायंस जो 16 जून 2025 को बिग कैट एलायंस का 9 देशों के मंत्रियों स्तरीय बैठक हुआ। ठीक है, उसमें भूपेंद्र यादव ने भाग लिए थे। इसमें है कि 7 तेंदुआ जो बिल्ली की बड़ी प्रजातियाँ हैं उसको संरक्षित करना है। इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया है। अगला पढ़ते हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने की घोषणा किया। किसने? हरियाणा सरकार ने किया है कि सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाएगा। ठीक है, ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता कौन बन गया है तो भारत बन गया है।
ठीक है। ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता देश बन गया है। अगला है कि 8 जुलाई 2025 के मध्य प्रदेश के पटना टाइगर रिजर्व में एशिया का सबसे उम्रदराज जीवित हाथी वत्सला का निधन हो गया है, जिसका आयु 100 वर्ष से भी अधिक था। कौन सा हाथी का नाम था? वत्सला। ठीक है। अगला है कि देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% से बढ़ करके कुल कितना हो गया है एशियाई शेरों की संख्या? तो 991 हो गया है एशियाई शेरों की संख्या। पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा एशिया शेरों की आबादी के संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन का मंजूरी दिया गया है। ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर में आयोजन किया गया था। तो जैव विविधता दिवस मनाया गया था कहाँ? उदयपुर में मनाया गया था। अगला कि भारतीय तट रक्षक बल ने उड़ीसा के गहीरमाथा तट पर ओलिव रिडले कछुए के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। ठीक है। यहाँ हर साल जो गहीरमाथा है वहाँ पर ही अंडा देने के बच्चे देने के लिए आते हैं ओलिव जो कछुए हैं जो। अगला है कि भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुआ। यह उपलब्धि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश की महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। ठीक है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना हो गया है? तो 220.10 गीगावाट हो गया है। इसमें से सौर ऊर्जा हो गया 106 गीगावाट जो सौर ऊर्जा हो गया है, और पवन ऊर्जा हो गया 50 मेगावाट। ठीक है। टोटल हो गया कितना? 220 गीगावाट, और इसमें से सौर ऊर्जा हो गया 106 गीगावाट, और उसमें पवन ऊर्जा हो गया 50 गीगावाट। अगला है कि नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान का स्थान प्रथम है। इसके बाद क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक आता है। नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे पहले कौन सा आता है? राजस्थान आता है। ठीक है। उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक आता है। पहला स्थान याद रखिएगा राजस्थान का है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथे नंबर पर है। ठीक है। यहाँ सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरे है, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। ठीक है। टोटल पूछेगा नवीकरणीय ऊर्जा में तो चौथे स्थान पर है, जबकि सौर ऊर्जा के मामले में जो भारत है जो चाइना अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है, लेकिन पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है भारत। ठीक है। अगला कि दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसी का अभियान है। तो इस अभियान का उद्देश्य है स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। ठीक है। तो पूछेगा कि इको योद्धा कौन तैयार कर रहा है? तो दिल्ली सरकार कर रहा है। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन दीप जिले में देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो बिजली के मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। मैंने पूरी तरह से सौर ऊर्जा वाला जिला कौन बन चुका है? तो दीप जिला है। क्वेश्चन पूछा हुआ टेस्ट में। अगला है कि भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाले अपना पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा शुरू किया। कौन कौन? राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर अंतर्राज्यीय चीता गलियारा बनाया। ठीक है। दोनों राज्यों में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह वन्यजीव गलियारा विकसित किया जाएगा, जिसमें चीतों के संरक्षण और जुड़े हुए आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा प्रदान करेगा इससे। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे की सहायता से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी शुरू किया है। विस्टाडोम जंगल सफारी शुरू कौन किया है? तय किया है यूपी शुरू किया है रेलवे की मदद से। यह उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू किया गया एक गंतव्य से 3 वन योजना का हिस्सा है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे के बढ़ते हुए चलते हैं। जिसका उद्देश्य है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त पर्यटन के रूप में विकसित करना है। ठीक है। अगला कि देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा में बनाया जा रहा है। यह पार्क 30 एकड़ में फैला है और इसे पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के मॉडल पर विकसित किया गया है। PPP के मॉडल पर विकसित किया जा रहा है नोएडा में जंगल ट्रेल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर इथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ है। वाणिज्यिक स्तर पर इथेनॉल कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में शुरू हुआ है।
यह नवीकरणीय ऊर्जा और संरक्षित कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने का एक अस्थायी ईंधन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निंगाबुलू रीफ का भीषण परवाल व्यंजन हुआ है। कौन सा पूछेगा कि निगंगलू रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, जो विरंजित मन के ह्रास उसका हो रहा है। हाल ही में 199 मन की बात 119वां मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने बाघ संरक्षण हेतु सोलिगा जो जनजाति के योगदान का सराहना किया है। कौन सा जनजाति को? सोलिगा जनजाति को सराहना किया। यह जनजाति कर्नाटक के बिल्लीगिरी रंगनाथन मंदिर बाघ अभ्यारण्य में निवास करता है। ठीक है, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बिसलेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल स्रोतों को पुनः स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता किया है। एडॉप्ट ए हेरिटेज के साथ कौन शुरू किया है ये? तो ये बिसलेरी जो पानी पीते हैं जो कंपनी मिल करके जो ऐतिहासिक जो पुराने जो जल के स्रोत है उसको संरक्षित करेगा भारतीय पुरातत्व संरक्षण के साथ मिल करके। अगला है कि कैली फंड को 25 जनवरी 2025 को रोम इटली में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योगों में आनुवंशिक डेटा उपयोग करने वाला व्यवसायियों से वित्तीय योगदान प्राप्त करना। ठीक है, कैली फंड कहाँ लॉन्च किया गया था? इटली में लॉन्च किया गया है। अगला पढ़ते हैं कि यह वैश्विक निधि 2030 तक जैव ईंधन हानि को रोकने के लिए कुमलिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य के समर्थन में करती है। कौन सा? कैली घोषणा। अगला है कि यह निधि 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा के लिए वित्त पोषित करेगा। आगे पढ़ते हैं कि इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है इंदौर और उदयपुर। यह प्रतिष्ठा प्राप्त सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिस्पर्धा को दिखाता है कि भारत कितना विकास कर रहा है शहरी व पारिस्थितिकी संरक्षण में। अगला है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाराजा वाटिका का निर्माण किया गया है। यह महाभारत में वर्णित पौधे के 137 प्रजातियों को लगाया जाएगा। ठीक है, महाभारत वाटिका कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड में बनाया गया है। जो महाभारत में जो वर्णित है 137 कुल प्रजातियां का उसको यहाँ लगाया जाएगा। ठीक है, भारत जैव ईंधन उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा? जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो कि पढ़े थे मैं सब नवीकरणीय ऊर्जा में चौथा देश था। ठीक है, आगे बात है टाटा मोटर्स द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक का परीक्षण कौन किया है? टाटा मोटर्स किया है। अगला है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर के ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत के मार्ग पर किया गया है। 1200 हॉर्स पावर का ट्रेन है जो चालू किया है कहाँ? जींद और सोनीपत मार्ग पर। अगला है कि कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी तो उद्घाटन कोचिन शहर में किया है। कोचिन शिपयार्ड है जो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला एक फेरी बनाया है। ठीक है, कोचिन शहर में इसको लॉन्च किया गया था। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग के पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू हुआ है। ठीक है, कौन सा? फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग में शुरू हुआ है। अगला है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित तराल वन्य अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन किया है। तो पूछेगा कि जो तराल है वन्य अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कावाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण घोषित किया है। ठीक है, कुमराम भीम संरक्षण घोषित किया कौन? जो ये तेलंगाना का हो गया कवाल टाइगर रिजर्व और इधर महाराष्ट्र के टडोवा अंधेरी जोड़ने वाला जो थी एक गलियारा है उसका नाम दिया है क्या? कुमराम भीम संरक्षण घोषित किया है इसको। अगला है कि इसकी क्षेत्र कितना है? तो 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें बाघों के अलावा अन्य प्रकार के जीव जो इस यहाँ पे आके पाए जाते हैं। आगे है पढ़ते हैं, तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी
प्रवासी आर्द्र भूमि पर्यवेक्षी के संरक्षण उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले में धनुषकोडी में ग्रेट फ्लेमिंग अभियान शुरू किया है। ठीक है, की घोषणा किया है। कहाँ ग्रेट फ्लेमिंग अभियान कहाँ मनाया जाएगा? तो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली बच्चे को स्टील के बोतल वितरित करने की घोषणा किया है। जितना भी स्कूल के बच्चे हैं उनको अब स्टील के स्कूल के बच्चे हैं उनको स्टील के बोतल दिया जाएगा। कौन सा किया? ये तो हिमालय के शिमला में शुरू किया गया है। अगला है कि उड़ीसा सरकार द्वारा सिमली पार टाइगर रिजर्व के नेशनल पार्क अधिसूची करने के बाद भारत का 107वां टाइगर रिजर्व कौन बन चुका है? सिमली पार बन चुका था। अगला है कि भारतीय बाघ आबादी 2016 में 1411 था, जो 22 से बढ़कर 3600 कितना हो गया है? 82 हो गया है। बिल्कुल 3682 हो गया है। ऊपर पढ़े थे जो निगरानी वाले क्षेत्र में लगभग 6% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। मध्य प्रदेश एवं पूर्वी घाट में 1000 से बढ़कर के 1400 हो गया है। शिवालिक गंगा के जो मैदानी भाग में है वो 647 से बढ़कर 819 हो गया है। सुंदरबन में 88 से बढ़कर 101 हो गया है। ठीक है, इसके विपरीत जो पूर्वोत्तर भारत में गिरावट देखी गई है और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में 19 से घटकर कितना हो गया? 9 हो गया है। याद रखिए, सब स्टेटमेंट बन सकता है सारा क्वेश्चन। कि बाघ की आबादी में 2016 में 2006 में था 1421, 2024 में हो गया है 3682। जो निगरानी करने वाले में बता रहा है कि 6% वार्षिक वृद्धि हुआ है। और सबसे ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश और पूर्वी घाट में 1033 से बढ़कर के 1439 हो गया है। ठीक है, शिवालिक में रेंज नहीं बढ़ा है। शिवालिक में बढ़कर कितना हो गया? 819 हो गया है। सुंदरबन में बढ़ा है, 88 से बढ़कर 101 हो गया है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में विशेष करके अरुणाचल प्रदेश में संख्या घटा है, 29 से घटकर 9 हो गया है। अगला है कि तेलंगाना के मेडक में ICAR कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। ठीक है, जो प्राकृतिक एवं जैविक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। उनका मुख्य अतिथि कौन थे? तो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी थे उस समय के। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने का दंड को कितना कर दिया? दोगुना कर दिया है। अगला है कि केरल के अरलम वन जीव अभ्यारण्य भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य 55 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ 266 से अधिक जो प्रकार की तितलियाँ पाई जाती है। अगला है, एक मिनट। केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना का शुरू किया है। यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगा जहां टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों की समीप पाए जाते हैं, जिन्हें मानव और बाघ संघर्ष की घटना सामने आ जाती है। उसके लिए कौन सा हुआ? टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालित समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में हाथियों के संरक्षण तथा मानव हाथी संघर्ष के लेकर कई निर्णय लिए गए थे। कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था देहरादून में बैठक हुआ था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत जर्मनी के बॉन शहर में वार्षिक बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, कौन सा? वार्षिक बॉन जलवायु परिवर्तन शिखर कहाँ हुआ था? जर्मनी के बॉन में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर इसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य व जलवायु वित्त पोषण करना। ठीक है, 25 जून 2025 को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 में आयोजित वन जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था? भारतीय संरक्षण सम्मेलन, तो ये देहरादून में किया गया था। इसमें देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण की चर्चा किया था। अगला जलवायु एवं जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन, इसे बोलते हैं चागस 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया था। ठीक है, चागस कहाँ हुआ था? तो हरारे में हुआ था। जो जलवायु स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन है ये, जो जिम्बाब्वे के हरारे में हुआ था। चर्चा में रहे
प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। अगला है कि सिंहासचलम मंदिर जो खबरों में था आंध्र प्रदेश जिले में स्थित है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है। कौन सा मंदिर था? सिंहासचलम, मंदिर का नाम है सिंहासचलम, जहाँ नरसिंह अवतार को समर्पित है। अगला है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दोगुना कर दिया। ऊपर ही पड़े थे, फिर से दे दिया है। 1 मिनट। अगला है चीता परियोजना पर निगरानी के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन किया है। चीता पैनल पर निगरानी करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान ने संयुक्त रूप से पैनल का गठन किया है। अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि दुर्गेश अरण्य जियोलॉजिकल पार्क भारत में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाण पत्र प्राप्त करना पहला चिड़ियाघर बन चुका है। कौन सा चिड़ियाघर बन चुका है पहला? तो यह है दुर्गेश अरण्य जियोलॉजिकल पार्क भारत में स्थित है, जो इसको ग्रीन बिल्डिंग का जो प्रमाण पत्र देता है वो प्राप्त करने वाला पहला बन गया चिड़ियाघर। कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश के है दुर्गेश अरण्य जियोलॉजिकल पार्क। अगला पढ़ते हैं कि भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक प्रमुख प्रमाणन संस्था है जो भारतीय उद्योग परिसंघ का हिस्सा है। किसका? भारतीय उद्योग परिसंघ का हिस्सा है। इसका गठन 2001 में किया गया था, जो सर्टिफिकेट प्रदान करता है कोई बिल्डिंग के, कोई अथी का, ठीक है, एरिया का। अगला कि कुनो अभयारण्य के बाद गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में चीतों लाने की तैयारी हो रही है। अगला है कि अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लाल टिपारा गौशाला में बायो सीएनजी इथेनॉल भारत की पहला आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया है। बायो सीएनजी संयंत्र वाला पहला आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया था मोदी जी? तो ये किया था टिपारा में, लाल टिपारा एमपी में। अगला है क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सितंबर 2024 में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया था। कौन? टील कार्बन पर पहला अध्ययन कहाँ हुआ था? तो ये केवलादेव में हुआ है। टील कार्बन से तात्पर्य है वन जीव जैव ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्रभूमियों में संग्रहित कार्बन। कहाँ? जो ज्वारीय मीठे पानी के आर्द्रभूमि में जो नीचे जो अथी रखा हुआ है कार्बन भंडारित है, उसके बारे में होता है टील कार्बन, उसको बोलते हैं। अगला है कि 5 जून 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम का अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAMS एवं हवा प्रवाह ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, कौन सा? हवा प्रवाह, एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, IQAIMS में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए नया एयर प्रवाह नाम ऐप लॉन्च किया गया है। अगला है कि राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरूर उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण में ग्रेट इंडिया वेस्टर्न पक्षी की कुल गिनती कितना 64 आई है। जैसलमेर में राष्ट्रीय मरू उद्यान में आयोजित हुआ वार्षिक वाटर होल सम्मेलन में ग्रेट इंडिया वेस्टर्न पक्षी की कुल संख्या गिनती कितना 64 की गई है। अगला है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान में हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है। गंगा नदी व उसकी सहायक नदियों में पाए जाने वाले डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया है। 2023 में जो है उत्तर प्रदेश भी अपना जलीय जीव घोषित किया है, किसको? डॉल्फिन को कर दिया है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेनिस्टा गंगेटिक। अगला है कि इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जल जीव का दर्जा प्राप्त हुआ था 2010 में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भीषण सूखे व गर्मी के कारण सूखे जाने वाले लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक के कावेरी नदी की सहायक नदी है। लक्ष्मण तीर्थ नदी पूछा गया किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी के सहायक नदी है जो सूखने के कगार पर है। अगला है कि सतलुज नदी जल विद्युत निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश व
हिमाचल प्रदेश में नथप्पा झाकड़ी हाइड्रोजन पावर प्लांट में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया। फिर से सतलज जल विद्युत निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश के नथप्पा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्लांट में भारत का पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। ठीक है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में सतलुज जल विद्युत द्वारा अभी उसका नथप्पा झाकड़ी। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेसर वन जीव अभयारण्य हरियाणा के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों का निर्माण पर्यावरणीय चिंता के कारण रोक दिया गया है। जो कालेसर वन जीव अभयारण्य है वहाँ पर बांध का निर्माण किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोकवा दिया है क्योंकि वो वन के लिए बहुत खतरनाक चिंता का विषय था। ठीक है, बांध से पानी भरता, पानी से जंगल डूबने का आशा था, इसीलिए बंद करवा दिया था। अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी के संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइट परियोजना का उद्घाटन किया है। कहाँ? गुजरात के मेहसाना जिले में जो मारुति सुजुकी का प्लांट है उसके इन प्लांट रेलवे इनसाइट परियोजना शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन खपत को कम करना। हाल ही में माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच में हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सूना बेड़ा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो सूना बेड़ा वन जीव अभयारण्य उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, नुआपाड़ा जिले में स्थित है सूना बेड़ा वन जीव अभयारण्य। छत्तीसगढ़ के सीता नदी है वो उदंती अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूछेगा कि सूना बेड़ा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है, क्योंकि चर्चा में आ गया था यहाँ पर ही माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच में झड़प हुआ था। नेक्स्ट आगे कर बढ़ते हैं। ये खत्म हो गया, पूरा था पारिस्थितिकी तंत्र बंद था। अब 2025 में चर्चित ऑपरेशन कौन कौन सा जो दिया है, ऑपरेशन के बारे में देख लेते हैं कि ऑपरेशन काल नेमी जुलाई 2025 में शुरू किया गया है। उत्तराखंड के पुलिस द्वारा अभियान में उन लोगों को खिलाफ चलाया गया है जो साधु संतों या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगते हैं। ठीक है, लोगों को साधु बाबा बन कर ठगते हैं, उसके लिए कौन आ गया? काल नेमी आ गया तुम्हारे लिए, काल नेमी। अगला ऑपरेशन शिवा जो जुलाई 2025 में चलाया गया था, ये है कि दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 फीट ऊंचे पर स्थित अमरनाथ गुफा तक जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, मैंने शिव भगवान है ना ऊपर में, तो शिव भगवान से मिलने के लिए, अमरनाथ जाने के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू कर दिया गया था। अगला है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेव किसके शुरू किया था? जून में शुरू हुआ था। या यूक्रेन ने ये ऑपरेशन साइबर वेव के तहत रूस पर अब तक के सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था। ठीक है, ये जो ऑपरेशन साइडर वेव था इसमें बहुत सारा एक बार में ड्रोन का हमला किया था। कौन? यूक्रेन ने किया था रसिया पर, इसी का नाम दिया था स्पाइडर वेव। अगला है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये जून में हुआ था। ये किसका? अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B2 उसका बम्बर है, उसके तहत ईरान में जाकर के जो कहाँ परमाणु ठिकाना था तो फार्डो, नतांज और इस्ताफहान, ये 3 को जाकर ठिकाना था परमाणु ठिकाना ईरान का, वहाँ पर जाकर के बम गिरा के आया था। उसका नाम दिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगला है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ये क्या है कि इजराइल व ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमला की प्रतिक्रिया में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन छोड़े थे। उसी को नाम दिया था क्या? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। हम प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि वादा कर रहे हैं तुम हमको मारा, हम भी तुमको मारेंगे। कौन बोला था जी? ईरान वाला। अब मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। ठीक है, अगला ऑपरेशन है राइजिंग लायन है जो इजराइल ने किया था। किसको? सैन्य अभियान किया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसके तहत यूक्रेन के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था ये राइजिंग लायन के हिसाब से। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु की बात करते हैं तो जून 2025 में हुआ था यह ऑपरेशन सिंधु, जो इजराइल और ईरान के बढ़ते तनाव के कारण वहाँ फंसे जो भारतीय थे ईरान के लिए विशेषता ईरान में फंसे भारतीय छात्रों थे, व्यापारी थे या फिर जो घूमने गए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु से चलाया गया था। कहाँ से? तो ईरान से निकालने के लिए।
अगला है ऑपरेशन केवलार। केवलार किससे संबंधित है? ऑपरेशन केवलार ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में गोपियाँ जिले में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करना और उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन केवलार। ऑपरेशन केवलार किसका था? जो जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के आतंकवादी था उसको खोजना, उसको हत्या कर देना, ख़त्म कर देना उसको। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर तो जान में कहते हैं मई 2025 में शुरू किया गया था। क्या भी जब 22 अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में 7 मई को, याद रखिएगा 7 मई को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? 7 मई को किया गया था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, 7 मई को। ठीक है, अगला ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो मई में शुरू हुआ था। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान के सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल किया था। ठीक है, मॉक ड्रिल किया था। जब वो हमला करने से पहले मॉक ड्रिल करवाया था ये भारत ने। ऑपरेशन शील्ड हुआ था, उसको नाम दिया था ऑपरेशन शील्ड। अगला है कि ऑपरेशन चक्र 5। तो चक्र CBI द्वारा चलाया जाता है। इस बार भी वही उसी के द्वारा चलाया गया। इसमें है कि अपराधी, साइबर अपराधी, विशेषकर डिजिटल ठगी और घोटाले से जो वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है। ठीक है, खोज को मारना है कि किसको ध्वस्त करना है? जो फ़ोन पर वीडियो कॉल से जो साइबर फ्रॉडिंग करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन 5 चक्र 5 लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था। भारत सरकार द्वारा म्यांमार में आए भूकंप को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। अगला है कि डेविल हंटर की बात करें तो फरवरी 2025 में इस ऑपरेशन के तहत बंगाल के शेख हसीना को हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार करना था। ठीक है, ऑपरेशन डेविल हंटर जो है, जो मैंने कि बांग्लादेश में शेख हसीना का समर्थक था उसको गिरफ्तार करने के लिए लाया था डेविल हंटर। अगला है कि ऑपरेशन सर्द हवा की बात करें तो जनवरी 2025 में किया गया था। गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल व संभावित घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन क्या नाम था? सर्द हवाएँ। यही BSF द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन सर्द हवाएँ। ठीक है, इस बार कहाँ हुआ? तो राजस्थान में ही हुआ। यहीं राजस्थान में ही होता है। ऑपरेशन सद्भावना की बात करें तो सितंबर 2024 में हुआ था। भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया था। ठीक है, राहत सामग्री दिया था। उसमें जो INS सतपुरा है जो म्यांमार गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ऑपरेशन मर्यादा की बात करते हैं तो आप केदारनाथ घूमने जाइएगा तो वहाँ पर जाकर के सिगरेट, दारू अथी नहीं पीना है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि कहाँ हो जाएगा ये? तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। केदारनाथ धाम के जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया था सुचारू संचालन के लिए। अगला है कि ऑपरेशन बम्बी बकेट की बात करें तो यह अप्रैल 2024 में शुरू किया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में जब जंगलों में आग लग के बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा बाल्टी से पानी गिराया गया, यानी इसको नाम दिया गया बम्बी बकेट। ठीक है, अगला कि ऑपरेशन राइजिंग सन को 4 राज्यों में सेना सोने के तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए खुफिया राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन राइजिंग सन को लॉन्च किया था। पूछा कि ऑपरेशन राइजिंग सन कहाँ लागू हुआ था? तो सोने की तस्करी को सिंडिकेट बना हुआ था उसको उजागर करने के लिए। और कौन शुरू किया था? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन कामधेनु के बारे में। ऑपरेशन कामधेनु किसको बोलते हैं? तो गाय मवेशी को बोलते हैं। तब मवेशी को अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किया गया था कामधेनु। अगला है कि ऑपरेशन इंदिरावती की बात करें तो मई मार्च 2024 में आया था। ये हैती में फंसे जो लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन इंदिरावती। कहाँ? हैती में फंसे लोगों के लिए। ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो दिसंबर 2023 की ही खबर है। जो भारतीय नौसेना में समुद्री सुरक्षा को सहयोग के तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य भारत के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया था। तो कौन सा था? ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प बता पाकिस्तान के नागरिकों और अन्य देशों के नागरिकों को डाकू से बचाया था ऑपरेशन संकल्प। अगला है कि राष्ट्रीय ऑपरेशन अजय की बात करें तो जो इजराइल और हमास के बीच में इजराइल से सुरक्षा निकालने के लिए, ठीक है, कहाँ से? इजराइल से नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था।
ऑपरेशन करुणा की बात करें तो म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए, कौन सा, कहाँ में, यमन में जो है, म्यांमार में जो मोर्चा जो आया था उससे प्रभावित लोगों के लिए करुणा भी चलाया गया था। यानी कि वहाँ म्यांमार से 3 गो हो गया ऑपरेशन। कौन कौन सा ऑपरेशन हो गया? एगो ये करुणा ऑपरेशन हो गया। अगला ऑपरेशन उसमें था कि और भी ऑपरेशन था, कोई ऑपरेशन में ये ब्रह्मा, और एगो ऊपर पड़ते का ऑपरेशन का नाम था, क्या था, और एक ऑपरेशन था। कुल 3 ऑपरेशन में से पढ़ चुके जो उत्तराखंड से संबंधित है। कहाँ से? उत्तराखंड से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए, एगो था ऑपरेशन ये ब्रह्मा, और ऑपरेशन मर्यादा भी नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, आएगा फिर देखते हैं, ठीक है। कौन अजय भी कहाँ संबंधित है? तो अजय तो इजराइल से संबंधित है। करुणा था एगो, करुणा है जो म्यांमार में चक्रवात आया था उसके संबंधित है करुणा। ऑपरेशन कावेरी बात करें तो कावेरी जो सूडान में जो चला था गिरिहुद, वहाँ से फंसे भारतीयों को लाने के लिए INS सुमेधा को भेजा गया था। उसके द्वारा कितना 3862 व्यक्ति को लाया गया था। अगला के ऑपरेशन दोस्त कौन था? तुर्की और सीरिया में आए जो अवस्थी था भूकंप था, उससे ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद किया गया था, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन रह गया प्रमुख सैनिक अभ्यास रह गया, ठीक है, इसको कवर करेंगे। चलिए, इसको कवर करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो हौला 1 घंटा का वीडियो बनाएंगे। इसे याद करना भी आसान हो जाएगा, इसको रिवीजन करना भी आसान हो जाएगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको याद भी करना है। चलिए, थैंक यू। अगला वीडियो अगला पार्ट में लाएंगे। चलिए, 1 घंटा का फिर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।